Good morning, students. In last few days, I have met several students. Many of them were from rural Bihar. Many of them have completed their 12th from government schools, from Hindi medium background. And during our assessment process, we find out that they're lacking in terms of English communication skills, ability to understand English language, ability to express themselves in English in terms of writing, in terms of speaking. They are having some problem. At the same time, they were having problem in terms of certain quantitative abilities, mathematical जो उनका अप्रोच था, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, वहां पर भी हमें कुछ कंसर्न समझ में आए. लेकिन उन छात्रों के अंदर बहुत इच्छा थी. They were having desire, they were having a burning desire to do something in IT sector, to do something in management sector. वो प्रबंधन का कोर्स करना चाहते हैं, वो सूचना तकनीक का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके सरकारी विद्यालय में जहां उन्होंने पढ़ाई करी थी या फिर जो भी गांव का उनका स्कूल था, उस स्कूल में उनको उस तरह का बैकग्राउंड, उस तरह का वातावरण, उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिला जहां पर वो अपने अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ा पाते. और स्थिति ये है कि अगर मैं उनको कोई किताब पढ़ने के लिए दे रहा था, मैंने उनको कई सारे बुक्स के पेजेस ऑनलाइन शेयर किए जूम ऐप के ऊपर में ही कि आप इसको पढ़ो और इसका जो मतलब समझ रहे मुझे बताओ. मैंने अखबार शेयर किए, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार ऑनलाइन उनको ई पेपर खोल के दिखाए और उनसे अपेक्षा करी कि वो उसे पढ़ करके उसका कुछ मतलब मुझे बताएं. और जाहिर तौर पे कई छात्र उसमें से ऐसे थे जो समझ पा रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की थी जो कि उसमें से कुछ भी समझ नहीं पा रही थी. अगर रीडिंग कर भी ले रही थी तो जो उन्होंने पढ़ा उसका वो मतलब नहीं बता पा रहे थे. और जहां तक सवाल अपने आप को अंग्रेजी में अभिव्यक्त करने की है, एज फार एज द कम्युनिकेशन स्किल वाज कंसर्न्ड, दे वर हैविंग सीरियस चैलेंजेस ओवर देयर. तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स, अंग्रेजी में अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता और अंग्रेजी को समझने की क्षमता, और उसके बाद अभिव्यक्त जो करना है उसे आप वर्बली आप कम्युनिकेट करते हैं, उसके अलावा आप रिटन फॉर्म में आप कम्युनिकेट करते हैं. और आपको परीक्षाओं में, जो विश्वविद्यालय की परीक्षा होती है, वहां पर भी आपको कम्युनिकेट करना होता है, लिखना होता है अपनी बातों को. और जो तकनीकी विषय होते हैं, इनकी पढ़ाई, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट कोर्स की या अगर मैं बात करूं सूचना तकनीक के IT के कोर्सेज की, तो जो भी किताबें हैं, जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है, वो सारा कुछ इंग्लिश में है ज्यादा. और अगर उसको हम पूर्ण रूप से पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर दें हिंदी में उन सारी किताबों को, तो शायद वो ज्यादा प्रभावी हो जाए. या मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमें बजाय इसके कि सभी चीजों को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, क्यों नहीं हम छात्रों को अंग्रेजी की पूरी पूरी क्षमता दे दें, जिसके साथ वो वैश्विक मार्केट में, पूरे ग्लोबल जो एक हमारे पास जो एक मार्केट है ग्लोबल, जो हमारे पास जो एक इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है, वहां पर वो बच्चा कहीं से भी कमजोर महसूस ना करे, कहीं से भी उसको किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस महसूस ना हो. तो ये मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों में मैंने ये देखा. लेकिन इस विषय पर 2012 से सिमज में बहुत प्रभावी तरीके से काम हो पा रहा है. और जाहिर एक यहाँ पर जरूर चिंता का विषय है कि हम देख रहे हैं कि सतत रूप से जो छात्रों की जो क्षमता है उसमें सुधार होने के बजाय जो हर वर्ष जो छात्र आ रहे हैं, और ये सिर्फ मैं कोई चिंता जाहिर कर रहा हूँ सिर्फ अपने यहाँ आ रहे छात्रों को लेकर के नहीं, एक ओवरऑल, चूंकि मेरे यहाँ हजारों की संख्या में संस्थान में छात्र हर साल अप्लाई करते हैं, लगभग 4,500 से ऊपर की संख्या में प्रत्येक वर्ष लगभग उतने छात्र अप्लाई करते हैं सिमज में. तो हमें एक सैंपल साइज अच्छा मिलता है. इसमें पटना के मिशनरी स्कूल के छात्र भी होते हैं, CBSE स्कूल के छात्र होते हैं, ICSE स्कूलों के छात्र होते हैं इसमें. और इसमें साथ में जो बिहार बोर्ड के जो अलग अलग स्कूल होते हैं, चाहे वो शहर के हों, सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय विद्यालय, DAV, इस तरह के कई सारे स्कूलों के छात्र होते हैं. और हर तरह के छात्र जो कि अच्छी पकड़ रखते हैं विषय के ऊपर में. उसके अलावा कुछ ऐसे छात्र मिलते हैं जिनके मैथ बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन इंग्लिश वीक होता है, कुछ ऐसे जिनके की इंग्लिश स्ट्रांग है लेकिन मैथमेटिक्स में वीक है, या कुछ ऐसे हैं जिनका कि दोनों ही विषय वीक है. या हमें हर तरह के छात्र मिलते हैं, एक अच्छा सैंपल साइज हमारे पास आता है. और उसमें मैं ये देख पा रहा हूं कि साल दर साल जो एक एवरेज लेवल होगा वो नीचे आ रहा है. कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम से जिस तरह के स्टूडेंट्स तैयार हो पा रहे हैं, उनमें बेसिक जो एक एक्सपर्टीज, एक स्किल, जो कैलकुलेटिव स्किल्स होनी चाहिए, जो लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, वहां पर कुछ कमियां हैं. कमी मतलब इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि बहुत कमियां हैं.
लेकिन हम उन कमियों को लेकर के आगे बढ़ें, उन कमियों को बनाए रखें और हम आगे की पढ़ाई शुरू करें, आगे की जर्नी जर्नी शुरू कर दें, आगे का सफर शुरू कर दें, यह उचित नहीं होगा। तो सिमज में हमने इसके लिए एक बड़ा यूनिक प्रोसेस शुरू किया और उस प्रोसेस के बारे में बताने के लिए आज जो लोग उस प्रोसेस को पिछले लगभग मुझे लगता है कि 8 या 9 साल हो गए, है ना, पिछले 8-9 सालों से हम लोग इस यूनिक प्रोसेस को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस प्रोसेस को जिनको जिम्मेवारी दी गई है इम्प्लीमेंट करने की, तो वैसे सभी शिक्षकगण हमारे बीच मौजूद हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी छात्रों को इन शिक्षकों के साथ परिचय कराने में। और नीरज पोद्दार सर हमारे बीच हैं, नीतीश रोहतगी सर हैं, लव कुमार सर हैं, अमित कुमार शुक्ला हैं, आनंद सिंह सर हैं, अदनान सर हैं और संजना मैम हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी टीम में और कुछ और शिक्षक गण भी हैं जो कि इस कार्य में हमारे संग जुड़े रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और आगे भी जब जो स्टूडेंट हमारे यहाँ कॉलेज में जिनका कभी चयन होगा, जिनका चयन होता है, उनको उनके असेसमेंट के आधार पर हम लोग एक कोर्स कराते हैं, बीसीए के कोर्स या बीबीए के कोर्स या बीएससी आईटी के कोर्स या बीकॉम प्रोफेशनल के कोर्स के पहले वो कोर्स कराते हैं। और जब वो कोर्स जो उसका जो असर होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसका कुछ जादुई असर, कुछ मैजिकल असर होता है, जिसके कारण छात्र को जो अगले 3 साल की पढ़ाई है वहां पर उसकी धार जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। और जब मैं कहता हूं कि धार बढ़ जाती है, तो आप समझिए कि जैसे कोई कारपेंटर अगर कोई फर्नीचर बना रहा होता है, वो फर्नीचर को बनाने के पहले अपने जो जो टूल्स होते हैं, अपने जो औजार होते हैं, वो उसको धार को बढ़ाता है। तो जब कोई छात्र किसी पढ़ाई को करने के लिए आया है, तो उसके समझने की क्षमता, उसके लिखने की क्षमता, उसके बोलने की क्षमता जब तक विकसित नहीं होगी, उसके पढ़ने की क्षमता में सुधार नहीं हो पाएगा, क्लास में सवाल पूछने की क्षमता में सुधार नहीं हो पाएगा, एग्जाम में आंसर लिखने की क्षमता में सुधार नहीं हो पाएगा, किताबों को समझने की क्षमता में सुधार नहीं हो पाएगा, स्वाध्याय वीडियोस को देखना, आजकल के जमाने में सभी विषयों के ऊपर में यूट्यूब में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन छात्र के पढ़ने की, समझने की और लिखने और बोलने की क्षमता को पहले बढ़ाना है। उसके बाद वो बच्चा जिस तरह से पढ़ाई कर पाता है और उसका जो परिणाम मिलता है, वो अपने आप में जादुई होता है। और ये मुझे एक स्टूडेंट ने ही इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही कहा, जब मैं उससे पूछ रहा था कि सिमेज में सबसे यूनिक एस्पेक्ट बच्चे आपको क्या लगा, तो उसने कहा कि सर जो ब्रिज का कोर्स शुरुआत में जो हुआ था, जो शुरुआत के 2-2.5 महीने जिस तरीके से ब्रिज की पढ़ाई हुई थी, वो मेरे को बहुत अपीलिंग लगा और उसका मुझे बहुत लाभ मिला। तो वी रियलाइज कि दिस इज समथिंग यूनिक व्हिच वी आर डूइंग इन आवर स्टेट, not only in our state but in all over the country. There are very few institutions which are having this kind of bridge program and which has yielded such a fabulous results. So without wasting any further time, I would like to invite नीरज पोद्दार सर कि आप ब्रिज को किस तरीके से देखते हैं, क्या अनुभव आपके रहे ब्रिज कोर्स के साथ और किस उत्साह के साथ आपको लगता है कि ब्रिज कोर्स में बच्चे पढ़ते हैं और उनका क्या आपका आज तक का परिणाम है, कुछ बताइए आप। श्योर सर। ब्रिज कोर्स, जैसा कि सर आपने ऑलरेडी इसकी भूमिका के बारे में बताया कि किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले सिमेज समूह में प्रबंधन मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, आईटी की पढ़ाई होती है, कॉमर्स की पढ़ाई होती है। किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले हम जो ब्रिज कोर्स का जो शुरुआत करते हैं, ये एक फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है। और जैसा कि हमारा पिछले कई सालों का अनुभव रहा है और हम इस क्षेत्र में डेफिनेटली एक इनोवेटर रहे हैं, क्योंकि सिमेज पहला कॉलेज था पूरे बिहार राज्य में, मैं तो देश में कहूंगा, जहां पे इस प्रकार के कोर्सेज को शुरू करने से पहले ब्रिज कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। और शुरू के जो 3-3.5 महीने होते हैं, ये जो रिगरस तैयारी होती है, क्योंकि ब्रिज कोर्स के दौरान सर यूनिवर्सिटी कोर्स छात्रों के लिए मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई उस वक्त नहीं होती है। यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई करने के लिए आपको तैयार किया जाता है। होता यह है कि सिमेज में जो 4,500-5,000 छात्र नामांकन के लिए आते हैं, इसमें से हम सेलेक्टेड छात्रों का नामांकन लेते हैं। अब ये जो छात्र होते हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, कोई आईसीएसई बोर्ड के होते हैं, कोई बिहार बोर्ड के होते हैं, स्टेट बोर्ड के होते हैं, दूसरे बोर्ड के भी होते हैं, सरकारी विद्यालय से भी पढ़े हुए छात्र होते हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता। अब ये सारे छात्र जब एक साथ यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई शुरू करेंगे और अगर हम शुरू कर दें, तो ये रिसेप्टिव मोड में सही तरीके से नहीं होते हैं। आप यहीं जब पर ब्रिज की पढ़ाई कराते हैं नीरज सर, जी सर, तो जी सर, आपका क्लासरूम के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, क्या एक करते हैं आप? एक गजब सी ऊर्जा भरी रहती है क्लास में, क्योंकि एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी होता है। छात्र ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय कॉलेज कोर्स का उनकी पहली पढ़ाई होती है। कॉलेज आने का सपना उनका पूरा होता है, कॉलेज की पहली पढ़ाई होती है। रोज जो 6-7 घंटे, 5-6 घंटे ब्रिज कोर्स की पढ़ाई होती है,
इसमें हमारा ज्यादा तो फोकस, क्योंकि मेरा डोमेन, मेरी एक्सपर्टीज इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और मेरे साथ आनंद सर होते हैं, संजना मैम होती हैं, नीतीश सर होते हैं, और अदनान सर वगैरह भी होते हैं। क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने की जो विधि है, जो सीमित समूह में रही है, हमारी जो टीचिंग पेडागोजी है, वो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर देना। चाहे हम अखबार पढ़ने की बात करें, चाहे हम वीडियोस को देखने की बात करें, चाहे हम इंग्लिश कमेंट्री सुनने की बात करें, ये तमाम एक्सपोजर, चाहे हम पढ़ने की बात करें, रीडिंग प्रैक्टिस की बात करें, ये तमाम एक्सपोजर छात्रों को शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं ब्रिज कोर्स के, उसमें बहुत जम के एक्सपोजर दिया जाता है। कई बार तो बच्चे ऐसा कहते हैं, जी कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं कहीं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा हूं तो मैं वो कर लूंगा और फिर मैं बाद में आऊंगा कोर्स में। ये केवल स्पोकन के बारे में नहीं है सर। ब्रिज कोर्स जो है, ये केवल स्पोकन इंग्लिश की बात पढ़ाई नहीं हो रही है, और यहाँ केवल कॉपी कलम पर नहीं लिखाया जाता है। इन्वॉल्वमेंट जिसकी हम बात करते हैं सर, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वॉल्वमेंट। और ब्रिज कोर्स के दौरान 3 महीने के भीतर छात्रों को वो इन्वॉल्वमेंट मिलता है। ये जो 60 बच्चों का समूह होता है पहले बैच में या किसी भी बैच में, ब्रिज कोर्स की जब पढ़ाई होती है, तो ये पूरा गोल हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। सबसे पहली खास बात ये होती है, हम किसी भी चीज की शुरुआत जीरो लेवल से करते हैं, और हमारी क्लास की शुरुआत ही होती है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है कि नहीं। क्योंकि हम ये सोच के पढ़ाते ही नहीं है कि आप ग्रेजुएशन लेवल में आ गए हैं और ग्रेजुएशन के ऊपर की पढ़ाई हम आपको कराएं। हम वो नहीं कराते हैं, क्योंकि हम तो फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। हमारी पूरी पढ़ाई का सर उद्देश्य ये होता है कि 3 महीने के बाद जब यूनिवर्सिटी कोर्स की पढ़ाई होगी, और जब जो हमारे जो लेक्चरर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, जब वो क्लास में लेक्चर को डिलीवर करेंगे, तब बच्चे उनके लेक्चर को सुन पाए, समझ पाए, इंग्लिश में नोट्स बना पाए, उनको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं हो, उनको स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं हो, वो किताबों को पढ़ सके। क्योंकि जिन किताबों को उनको पढ़ना है, अगर मैं किसी छात्र को, इमेजिन कीजिए सर, मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप मुझे इंजीनियरिंग की किताब दे देंगे तो मैं उसको पढ़ के समझ ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो ब्रिज कोर्स के दौरान हम जो कोशिश करते हैं। इनफैक्ट नीरज, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि जी जो सर। भी मैंने जितना अनुभव हुआ है, जितने मैंने शिक्षकों से बात की है पूरे राज्य में, जी अधिकांश जो अंग्रेजी सिखाने वाले संस्थान जिस तरह के जो होते हैं, तो जी। वहां पर मैंने देखा है बच्चों को ग्रामर दिए किस प्रैक्टिस कराई जाती है, या ग्रामर सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। और मेरा अनुभव ये है कि अगर आप छात्र को ग्रामर, स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन सिखा देंगे, जो कि वो छात्र अपने स्कूल की पढ़ाई में लंबे समय से सीख रहा है। करता आ क्लास रहा है। क्लास फोर्थ फिफ्थ से ग्रामर की पढ़ाई बिहार के स्कूलों में शुरू होती है, और शुरू होती है। सीबीएसई वगैरह में और पहले शुरू हो जाती है। जी तो वो जी ग्रामर वो इतने सालों से पढ़ रहा है, ट्वेल्थ तक उसको ग्रामर पढ़ना है। जी और वो इतने सालों से ग्रामर पढ़ने के बावजूद अगर उसके व्यक्तित्व में, उसके स्किल सेट के लेवल पर अगर उसको कोई एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हुई है, नहीं हुई तो है। वो अगर वो 2 महीना कहीं पे ग्रामर पढ़ लेगा और उसकी अंग्रेजी एकदम काम लायक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ऐसा शायद नहीं हो ऐसा पाता है। संभव नहीं होगा, ऐसा भले संभव वो नहीं होगा। ग्रामर सीख जाता है, वो एक जी अलग गोल है। लर्निंग जी। ग्रामर इज अ डिफरेंट गोल, बट देन गेटिंग स्किल सेट, गेटिंग एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम। That is true. That is true. So Because our objective is that we should be able to make them speak in English. That is the skill set. yes, So it's not. I'll come to Neeraj, I'll come to Nitish Rohgi sir, Yes. and he is one of the senior most teacher at Simaj institution, और बच्चों के बहुत फेवरेट टीचर हैं। और ब्रिज कोर्स इंग्लिश इनका डोमेन नहीं है, ही इज अ मैनेजमेंट टीचर, बट ये चाहते हैं कि ब्रिज के बैच में एक क्लास जरूर लें। और ब्रिज के बैच में इनका क्लास लेने का जो उत्साह होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ये नए बच्चों से शुरुआत में ही जुड़ना चाहते हैं। और नीतीश सर, आपका क्या अनुभव रहा है ब्रिज के बैचेस का? ब्रिज में जब आप बच्चों से, नए बच्चों से मिलते हैं, किस तरह से आपको क्या लगता है कि ये प्रक्रिया जो हमारे यहाँ पर फॉलो की जाती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? Afternoon, sir, गुड आफ्टरनून सर। and good afternoon to all. सर, हम लोगों ने ये बहुत नायाब चीज इसकी शुरुआत की थी, एंड आई फील वेरी एक्साइटेड एंड वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच ए नोबल इवेंट, क्योंकि इससे शायद हम लोग एक बच्चे को गढ़ने की शुरुआत करते हैं और शायद उसकी नींव रखने की शुरुआत करते हैं। फाउंडेशन है एंड ये। जैसा आप, हाँ, फाउंडेशन, बिल्कुल। तो जैसा आपने सर कहा कि ओवर द इयर्स बच्चों में काफी हरास हुई है, उनकी क्वालिटी में काफी ज्यादा डिटेरियोरेशन हुआ है, ये काफी सही है। अ, होता क्या है, जो मैं अनुभव कर पाता हूँ वो ये कि जब बच्चों को बुक रीडिंग के लिए कहा जाता है, या जब किसी पैराग्राफ को पढ़ने के लिए कहा जाता है, या जब किसी कंटेंट को पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो वहां पे उनके पास वो ना तो रीडिंग एबिलिटी है और ना इंटरप्रिटेशन करने की एबिलिटी है। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाते, उस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर पाते।
So what we do at Bridge, we try to bridge the gap between the knowledge that they have come with and the knowledge they are going to gain. So that gap is being bridged through the course that we are offering. तो ये हमारी कोशिश है। सर ने कम से कम ब्रिज कोर्स का नाम ब्रिज क्यों पड़ा, ये उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आप जहां खड़े हैं और जहां से आपको सफर की शुरुआत करनी है, उस गैप को ब्रिज कर दिया जाता है, आपको जोड़ दिया जाता है। ये ब्रिज एक पुल का काम करता है। ब्रिज तो इनफैक्ट पुल वर्ड का मतलब ही ब्रिज हुआ, और इस ब्रिज के माध्यम से आप उस स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं जहां आपको कोर्स की शुरुआत में होना चाहिए। और सारा का सारा पूरा का पूरा बैच अगर एक जगह पे आ जाए तो एक साथ शुरुआत करने में उसका आनंद होता है, और ये एक बड़ा लक्ष्य हम लोग ब्रिज कोर्स के माध्यम से हासिल कर पाते हैं। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और संजना मैम चूंकि ब्रिज कोर्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और मतलब मैं एक चीज, अगर मैं गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि वो बिल्कुल मातृत्व भावना के साथ बच्चों को पढ़ाती है और एक मदरली ट्रीटमेंट बच्चों को क्लासरूम में मिलता है। और ऑब्वियसली एक मजबूत फाउंडेशन देने में जिस तरह प्यार से आप बच्चों को इंग्लिश को लेकर के जो लेसन्स आप देती हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत लंबे समय तक वो बच्चे आपके द्वारा दिए गए लेसन्स को और वो याद रखते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आप ब्रिज में कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी इस्तेमाल करती हैं ब्रिज कोर्स में जिसको आपको लगता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं, जिसका आपको बहुत लगा कि अच्छा फायदा मिलता है, उनके नॉलेज में, उनके स्किल में इंप्रूवमेंट आता है जिसके कारण। मैम अपने आप को अनम्यूट करिएगा पहले आप। ब्रिज, जैसा कि नीतीश सर ने कहा, इट ब्रिजेस द गैप। सम स्किल दे कम विद, कुछ स्किल्स आप लेके आते हैं, जैसे आपने कहा ग्रामर स्किल्स तो 12 साल, ठीक है, वो 12 साल वो ग्रामर लेके आते हैं, बट सर दे आर नॉट यूजिंग दैट ग्रामर। वो ग्रामर कहाँ यूज करते हैं? ब्रिज क्लास में। राइटिंग स्किल्स है, यू हैव टू राइट, प्रोसेस बताया जाता है। राइटिंग स्किल्स का 3 प्रोसेस है। पहले आप सोचते हैं, एक आइडिया करते हैं, एक आइडिया बैंक बनाते हैं। एवरी डे यू कम विद अ न्यू आइडिया। You can come with an idea like hobby, management, IT, anything under the sun. कुछ भी आप, एक आइडिया एक दिन का, और यहाँ फिर आप आइडिएट करते हैं। वो क्लास में ही होता है, नो होमवर्क। मैंने देखा है कि आप बहुत गेम्स करवाती हैं मैम, जैम सेशंस करवाती हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन करवाती हैं, और उसके अलावा आप काफी सारे रिटन राइटिंग कॉम्पिटिशंस भी करवाती हैं, लिखवाती बहुत हैं बच्चों को। हाँ, लेकिन ये सारा काम बड़े प्यार से करा लेती हैं आप। हाँ, ये सब एक क्लास में हो जाता है। राइटिंग स्किल्स भी होता है, प्रेजेंटेशंस भी होता है। लाइक इन माय क्लास, if it's a 55 minutes class, the first 45 minutes will be teaching, and the next minute that they'll be giving back. आपने क्या सीखा? And students are enjoying the class because they get a chance to perform. Either it's speeches or debates or talking about anything which you have come up with, anything that you want to share, like knowledge sharing. So I give them a chance to perform, and this is what makes them vibrant. This is what excites them, and they look forward to the next class. And now things are that the batches which have passed out, they all get back. The bridge class, which was like never expected anything like it. One of the most memorable days they have. Cherished the bridge class. Anybody who has gone through bridge class can cherish these months. And moving forward on the topic of English only, one of the very unique activity or exercise which we conduct through Bridge, that is day-to-day newspaper reading and newspaper analysis. And this one activity which we have been doing since last many years, और इस अभी लॉकडाउन के दौरान बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में अखबार को नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन अखबार को पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन अखबारों को शेयर किया जाता है और स्क्रीन पे बच्चे अखबारों को पढ़ते हैं। और the idea behind this newspaper reading activity was that they will gain word power, they will learn about sentence formation, structures, but beyond the English part, beyond the language improvement part, we have got another gain that was in terms of his awareness with regards to what is happening around him, his awareness with regards to what is happening in the industry, in economy, internationally what is happening. So now he is a more aware student. वो एक ज्यादा जागरूक, एक ज्यादा समझदार
और उसको अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में क्या हो रहा है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, और रिलायंस क्या कर रही है, और इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, ये सब मैं देखता हूँ कि अखबारों को वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये सारा काम जो करा रहे होते हैं अदनान सर। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे अलग अलग विषयों पर, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी अलग लेवल पे पहुंच जाती है, वो बड़े क्यूरियस तरीके से चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे वो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री हो, और चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन की इंडस्ट्री हो। मैंने देखा कि कई बार सर जो अलग अलग इंडस्ट्रियल फॉर्मेट्स हैं अखबारों की स्टोरीज को लेकर के, तो अखबारों को विषयों से जोड़ना, टेक्नोलॉजी का छात्र भी देख रहा है कि कैसे कैसे आईटी की दुनिया बदल रही है और अखबारों में खबरें आ रही हैं, कैसे मैनेजमेंट की दुनिया बदल रही है और अखबार उसको किस तरह से कवर कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य जाहिर तौर पर वहां पर बच्चों को टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट पढ़ाना नहीं था। हमारा उद्देश्य तो यह है कि बच्चे अखबारों के माध्यम से वर्ड पावर को गेन करेंगे और समझने की उनकी एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जो उसका एक साइड प्रोडक्ट एडवांटेज मिला हमें, एक अलग पहलू हुआ। हाँ, कि बच्चों का जो एक ओवरऑल क्यूरियोसिटी का लेवल था, उनकी जिज्ञासा का स्तर और उनके अवेयरनेस का स्तर वो बढ़ गया। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है इसकी रीडिंग हैबिट घट गई है, ये लोग अखबार कम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, मैगजीन कम पढ़ते हैं। और आपको आपको कैसा लगता है जब बच्चे आपके लिए खबर खोज के लाते हैं कि सर आज मैं ये खबर पढ़ूंगा, आज मैं ये पढ़ूंगा, ऐसा इसका अनुभव कैसा है आपका? ये जो वेरी गुड आफ्टरनून सर एवरीवन, जो ये सिलसिला शुरू हुआ अखबार का, तो इरादा ये था कि इनकी इंग्लिश को बेहतर करना है और वर्ड पावर को बेहतर करना है। लेकिन जब पढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी खबरें आई, ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप्स का, बहुत सारा जो अलग इकोनॉमिक टाइम्स में खास करके जो पेजेस रहा, जॉइंट वेंचर कैपिटलिस्ट का जो रहा, तो उसमें करते करते ये मेरा भी तजुर्बा बढ़ा और बच्चों की भी क्यूरियोसिटी आई। एक तो अखबार पढ़ने से सर आपका जो मौजूदा वक्त है, ठीक है, और आपका आपके मुल्क से, आपके देश से सही परिचय होता है, ठीक है। आपकी मुलाकात अभी तक देश के दुनिया के दायरों में इसको रखना नहीं चाहिए जी। अखबार तो जो है वो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है, पूरी दुनिया को कवर करता है, लेकिन जितने भी जो हेडलाइंस है जो हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है, फिर जो स्टार्टअप क्लास एक हमने शुरू किया, आपने जो बताया, तो अब है कि जो जिम्मेदारी है, स्टार्टअप क्लास के बारे में थोड़ा बताइएगा। जी हाँ, उसी पे आ रहे थे। तो ये अखबारी से शुरू हुआ है, स्रोत वहीं पर है। तो उसमें क्या हुआ कि सर जैसे एक जिम्मेदार इंसान बनना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो जिम्मेदारी का एहसास लाना बहुत जरूरी है, और ये पॉसिबल हुआ अखबार पढ़ने से। अखबार पढ़ने से ये पता चला कि बहुत सारे लोग हैं, या मतलब ज्यादातर लोग यही हैं जिनके पास कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन उनके पास एक जिम्मेदारी थी कि डोंट थिंक व्हाट इंडिया हैज गिवन टू यू, थिंक व्हाट यू हैव गिवन टू इंडिया। ट्रू। तो ये देखिए यहाँ पर अदनान सर ने बहुत मायने की बात बताई। अदनान सर ने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारा जो उद्देश्य संस्थान में आपको नॉलेजेबल बनाना, आपको अच्छे मार्क्स आना, या आपको सिर्फ अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा करियर बन जाए, यही तक हम अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य नहीं मानते हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारा छात्र हमारे संस्थान में आकर के, हमारे यहाँ पढ़ करके, क्या वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, क्या वो एक अच्छा नागरिक बन रहा है, क्या वो अपने परिवार का एक अच्छा सदस्य बन रहा है, क्या वो अपने मोहल्ले का एक अच्छा वासी बन रहा है, क्या वो अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए और इस धरती के लिए कुछ अच्छा करने की भावना से वो प्रेरित हो रहा है। तो अगर हम इन भावनाओं को, इन गुणों को उसके अंदर नहीं ला पाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान के रूप में जो हमारी जिम्मेवारी है उसमें हम बहुत कोताही करेंगे और बहुत काम करके हम अपने आप को सफल मान लेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और इंग्लिश के ही सफर में मैं जोड़ूंगा आनंद सिंह सर को। और आनंद सर ने एक और बड़ा यूनिक काम किया। इन्होंने कहा कि भाई हम रोज स्टूडेंट को कुछ ना कुछ, ये बड़े बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि एक टास्क मास्टर है। टास्क मास्टर है मतलब कि ये बच्चों से बहुत सारा काम बहुत प्रेम से निकलवा लेते हैं। बहुत सारा काम निकलवाने का मतलब ऐसा हुआ कि जितनी देर आप क्लास में हैं आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब आप क्लास में नहीं हैं, जब आप घर में हैं, जब क्लासेस की टाइम पूरी हो चुकी है, तब भी ब्रिज के स्टूडेंट को काम करना होता है और उसके लिए रोज का एक टास्क का पूरा रूटीन तैयार कर दिया गया है और इसमें उसको कई तरह के टास्क हैं।
उसको काफी कुछ देखना है, सुनना है, फिर उसके बेसिस पे लिखना है, उसको वीडियोस बनाने हैं और उन वीडियोस को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। और आनंद सर, मैं देखता हूँ बच्चों की वीडियोस को देखते हैं, उनके ऑडियो पे जो जो बच्चे रिकॉर्डिंग करके अपना इंग्लिश में भेजते हैं, वो उसको सुनते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन में बताते हैं कि बेटा तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत है, तुमने ये अच्छा बोला, अप्रिशिएट करना, उसको मोटिवेट करना। तो ये क्लासरूम का जो सिलसिला है, ये बियॉन्ड क्लासरूम ले जा रहे हैं। और जो उनको जो लगता है कि जैसे मैंने सर से जब बात हुई थी, सर जब तैयार कर रहे थे अपने इस रोज के टास्क को, तो एक्टिविटीज जो एक एक्टिविटी शीट होती है पर डे की, तो उसमें मैंने सर को कहा था कि सर जैसे भारतीय थाली में क्या होता है कि थोड़ा चावल होता है, साथ में रोटी भी, सब्जी भी, और दाल भी, और अचार भी, और पापड़ भी, और रायता भी, और सलाद भी। तो उसके साथ आप थोड़ा बहुत रोज कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बच्चों को दीजिए, थोड़ा सुनने का, थोड़ा लिखने का, थोड़ा बोलने का, थोड़ा रिकॉर्डिंग करने का, और थोड़ा ग्रामर का, थोड़ा उसमें कुछ ट्रांसलेशन है, कुछ कॉमन एरर्स हैं, कुछ उसके अंदर में मुझे लगता है कि सिनोनियम्स, एंटोनिम्स, बहुत सारी चीजें, मतलब इतना तरह तरह का मसाला है कि बच्चा का कभी बोर नहीं होगा, हमेशा उसको नई नई चीजें, यूनिक यूनिक चीजें मिलती हैं। तो ये एक्टिविटी का जो मुझे हम लोग एक डेली का जो टास्क बनाते हैं और बच्चों से उसको रोज करवाना, जो पीढ़ी कुछ करना नहीं चाहती है उससे काम करवाना, ये कैसे कर पा रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी हाँ सर, ये मेथोडोलॉजी या ये टेक्निक्स आपने अभी मेंशन किए, ये आपके मार्गदर्शन, पोदार सर के मार्गदर्शन से ही मैंने ये फॉर्मेट बनाया था, और ये बहुत ही कामयाब हुआ है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, उनका अगर आप शुरू का जो उन्होंने अपने ऊपर कोई वीडियो बनाया या किसी टॉपिक पे उन्होंने बात किया, और टॉपिक पे बात करके वीडियो बना करके ग्रुप में डाला, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई शाइनेस नहीं, सब एक क्लास के मेंबर हैं और सबका लेवल जो है लगभग एक ही ऐसा होता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, जब मैं भी, चूंकि उन ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं भी रहता हूँ, कई बार मैं सैंपल बेसिस पे बच्चों को सुनता रहता हूँ जो वो आपको भेजते हैं रिकॉर्डिंग बना करके, इम्प्रूवमेंट आता है बच्चों में, बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। शुरुआत की उनकी रिकॉर्डिंग और 1 महीना 2 महीने बाद की जो रिकॉर्डिंग आती है, उसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आता है, और मुझे देख के लगता है कि काम हो रहा है। बिल्कुल सर। और इससे सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो स्टूडेंट खुद भी अपना एक, जब शुरू में ज्वाइन किया था वो वीडियो, और 1 महीना या 2 महीने के बाद वाला वीडियो देखता है, तो उसको खुद अपने आप में भी चेंजेस महसूस होती है, पॉजिटिव चेंज, अ चेंज फॉर द बेटर, और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। They get more involved into such activities. Like for example, synonyms. There are millions of synonyms in this world. सब, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं सभी में एक एक्सपर्ट हूँ. But then what is the way to go forward? हम लोग रोज 4 या 5 synonyms, idioms या story writing, कॉमन एरर, वो हम लोग करते हैं. Common errors, yes. तो ये हम लोग रोजाना करते हैं, और ये वर्कशीट है. वर्कशीट यानी एक्टिविटी करके दिखाना होता है इसमें. अगले दिन वर्कशीट्स चेक होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं वो एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों हुआ, और उनका लेवल जो है, जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, द डिग्री ऑफ बेटरमेंट, इट चेंजेस ऑन अ डेली बेसिस. इट चेंजेस एंड इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन. आनंद सर वही कह रहे हैं जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे. हर दिन जो होना चाहिए वो प्लस होना चाहिए. और ब्रिज कोर्स में तो वो केवल प्लस नहीं होता है, मुझे लगता है कि वो मल्टीप्लाई होता है. मतलब उसको आप ये कह सकते हैं कि वो हर दिन जो है वो प्लस के बजाय वहां पर मल्टीप्लाई होने लगता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है सर. हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ब्रिज कोर्स में शुरुआत के दिनों में. और जब मैं अब मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ और उसको तो फिर मुझे लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स के जो हमारे टीचर हैं, लव कुमार सर, उनको बुलाना चाहिए. और आई थिंक आज भावना मैम भी यहाँ पर नहीं है, तो जो मैथमेटिक्स के हमारे टीचर हैं, वो लोग बच्चों को, आपको क्यों लगता है सर, आप ही के माध्यम से मैं चाहूंगा बच्चों को मैसेज मिले कि ब्रिज प्रोग्राम में मैथ की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई. और ब्रिज में हम इंग्लिश को तो महत्व देते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश के बाद किसी सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं तो वो है मैथमेटिक्स. तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि शुरुआत में बच्चों का मैथ इंप्रूव करना जरूरी है, चाहे वो मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, और आईटी वालों को तो बहुत जरूरत होता है. तो ऐसा क्यों, ये आप बताइए. इन जनरल सर, चाहे आईटी हो या मैनेजमेंट, जिस तरह से आपने बात किया सर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का, तो जिस तरह से कम्युनिकेशन जरूरी है, उसी तरह से आपका लॉजिक जरूरत है. जैसे अगर आप बात करते हैं मैनेजमेंट का, तो मैनेजर का काम है बेटर डिसीजन लेना, गुड डिसीजन लेना. तो गुड डिसीजन लेने के लिए मैक्सिमम टाइम मैथमेटिक्स अप्लाई होता है. तो मैथमेटिक्स चाहे कॉमर्स हो
चाहे आईटी हो, आईटी का पूरा प्रोग्रामिंग है जो भी लॉजिक पर आधारित है। यहाँ पर सर हम आपसे बात कर रहे हैं, हर जगह यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई है। चाहे हम आपका पिक्चर देख रहे हैं, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स एल्गोरिथम रन कर रहा है। आपका वीडियो यहाँ से ट्रांसफर होकर आ रहा है, वहां पर भी डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम मैथमेटिक्स का वर्क कर रहा है। जो आपका फिगर देख रहे हैं, हर पिक्सल पर आपका कहाँ प्लॉट होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पे वर्क कर रहा है। तो हर जगह मैथमेटिक्स अप्लाई है। अब हम यहाँ ब्रिज में बच्चे को कैसे आते हैं मैथमेटिक्स से? तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ग्रामीण इलाके से भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं सिर्फ शहर के ही हैं। और कुछ बच्चों में मैथमेटिक्स को लेकर के फेयर रहता है कि कुछ दिन हम नहीं पढ़े हैं, कुछ मेरा गैप हो गया है, कोर्स में जाएंगे तो बीसीए में समझ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या बीबीए में हम आए हैं तो मैथमेटिक्स या बीकॉम में पढ़ने के लिए मिला है तो हम समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो बच्चों का जो भय है ये 2 या 3 महीना में हम लोग दूर करते हैं। उनमें एक आत्मविश्वास आता है, उन्हें लगता है कि नहीं, अब जो है हम कोर्स के मैथमेटिक्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जिनका आत्मविश्वास पहले उतना बेहतर नहीं था, मैथमेटिक्स से डर रहे थे। जब उन्होंने ये कोर्स किया, 3 महीने बाद निकले, तो उनका सोचने का क्षमता, उनका लॉजिक, उनका जो आत्मविश्वास है वो काफी प्रबल था। इसलिए सर ब्रिज में मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस जो है वो तो साइंस का विषय है ही है, और वो तो बिल्कुल लॉजिकली वर्क करता ही है। प्रोग्रामिंग जो है उसमें कुछ भी आप लॉजिक नहीं कर सकते हो, कोड में आप कुछ भी जो भी चीज आप कोडिंग में रखोगे वो एक बिल्कुल लॉजिकल एंड से मैच करनी चाहिए। तो वहां तो ऑब्वियसली जरूरत है क्या कहते हैं मैथ्स की और प्रोग्रामिंग की। लेकिन जब आप बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, तो वहां पर भी जो आपका लॉजिक है, जो एक मैनेजमेंट को एक साइंस के विषय के रूप में या एक आर्ट्स के विषय के रूप में ब्रैकेट नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके लिए माना जाता है कि जब आप ये काम करोगे तो इसका ये परिणाम होगा। साइंस हमेशा यही मानता है कि जब आप कुछ सर्टन, आप मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर उसका ये परिणाम आएगा, नतीजा आएगा। अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका ये नतीजा आएगा। इट हैज टू बी स्पेसिफिक, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिफाइड। और मैनेजमेंट में जो आपके, हाँ मैं पूरा इकोनॉमिक्स, एंटायर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन मैथ्स जो अप्लाई। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, सब कुछ है। और बिजनेस के अंदर भी आपका जो स्ट्रैटेजी से लेकर के जितने सारे मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं, वो सारा कुछ एक तरीके से आपको एक साइंस देता है कि अगर आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को, अपने वेंचर को इस तरीके से करेंगे तो ये परिणाम होगा। लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट में एक आर्ट का भी रोल होता है, क्रिएटिविटी का भी रोल होता है, और इनोवेशन का भी रोल होता है। और उसको बिल्कुल से ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाए कि जो आज तक ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो मैनेजमेंट में आपको 100% सक्सेस मिल जाएगा। ऐसा कोई सक्सेस का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है। इसीलिए मैनेजमेंट में जो एक आर्ट पोर्शन है, जो उसके अंदर में साइकोलॉजी पोर्शन है, और इकोनॉमिक्स के विषय की बात करी नीतीश सर ने, क्योंकि नीतीश सर इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी जितना भी आप मैथमेटिकल एबिलिटीज, कैलकुलेशंस ले आए, उसके बावजूद इकोनॉमिक्स के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बदलते रहते हैं, थ्योरी जो है वो बदलती रहती है। और इसीलिए इकोनॉमिक्स को आप आर्ट का पेपर लेते हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और जो आईटी के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए मैथमेटिक्स का, लॉजिकल अप्रोच का बहुत जरूरत है। और मैं तो हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि जैसे चेस के गेम में अलग अलग मूव्स होते हैं, वैसे ही बिजनेस में, लाइफ में, आईटी में आपको बहुत सारे मूव्स लेने होते हैं, बहुत सारे आपको डिसीजंस लेने होते हैं, और मैथमेटिक्स आपको वो बेंट ऑफ माइंड, वो अप्रोच देता है। अदनान सर कुछ कहना चाह रहे थे बीच में आप। तो मैथ्स के ताल्लुक से हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जैसे किताब को अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो मैथ्स की बाकी जितना जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर लिखा हुआ होता है, लेकिन मैथ्स में ना एक्सरसाइज लिखा हुआ होता है, चैप्टर नहीं लिखा हुआ होता है। तो अब है कि स्वस्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, तो स्वस्थ ब्रेन के लिए सर मैथ्स ही जरूरी है। ये हम एम्फसाइज कर रहे हैं। बगैर मैथ्स के आपका दिमाग शार्प नहीं हो सकता है, ये तयशुदा बात है। इसलिए मैथ्स से डरना नहीं है, इसको ज्यादा से ज्यादा इसके करीब आना है, और आना ही पड़ेगा अगर कामयाबी चाहिए तो। बिल्कुल। तो मैथ्स आपको लॉजिकल बनाता है, बहुत लॉजिकल। बिल्कुल।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ब्रिज प्रोग्राम के साथ जो हमारा मूल उद्देश्य होता है वो होता है स्टूडेंट्स की इंग्लिश कम्युनिकेशन को, इंग्लिश एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, ताकि वो अंग्रेजी की किताबों को समझ सके, सवाल पूछ सके, लिख सके, क्लास नोट्स तैयार कर सके अपने, और वो साथ ही साथ एग्जाम्स जब हों तो वो अपने जवाब को अपनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखे, ना कि याद करके आंसर एग्जाम में लिखे। एग्जाम में आंसर याद करके लिखना हमें पसंद नहीं है। स्टूडेंट को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए, और उसको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने वर्ड्स में इंग्लिश में अपने आंसर को अच्छे से लिख सके। तो ये एबिलिटी हम ब्रिज में क्रिएट करते हैं। हम मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड देते हैं ताकि वो सही डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार हो सके, और लाइफ में सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग। और एक तीसरी क्वालिटी जो कि बहुत जरूरी है, और अक्सर बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से आ रहे हों, या जो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, या मुझे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली तो हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि टाइपिंग स्पीड क्या है, तो उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत कमजोर होती है, या वो नीचे कीबोर्ड को देख देख के टाइप करते हैं, वो स्क्रीन को देख के टाइप नहीं करते हैं। तो ये टाइपिंग एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जो एक बेसिक एक फ्रेमवर्क है, किस तरीके से जो कंप्यूटर का एक फ्रेमवर्क है, और साथ में जो एक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं, आईटी फ्रेंडली नहीं, आईटी सेवी नहीं है, तो आप पढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। और अब तो बिल्कुल ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का जो तरीका है ये बिल्कुल बदल गया है। क्लासरूम मोड में भी ऑब्वियसली कंप्यूटर का महत्व बहुत बढ़ चुका था, लेकिन ऑनलाइन मोड ने उसको और आगे ले गया है, एक पायदान और आगे चला गया है। ये जो आईटी का जो रोल है हमारी पढ़ाई में, और आईटी से बच्चों को दोस्ती कराने के लिए, कंप्यूटर फ्रेंडली बनाने के लिए, और कंप्यूटर की जो झिझक होती है उनके मन में उसको दूर करने के लिए, और मतलब उनको सूचना तकनीक की दुनिया में प्रवेश कराने के लिए हमारे जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से अमित कुमार शुक्ला सर हैं, रवि सोनी सर हैं, और भी कई शिक्षकगण जो हैं, वो लोग बच्चों की कुछ क्लासेस लेते हैं ब्रिज प्रोग्राम में। तो सर, ब्रिज में आईटी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेसिकली ब्रिज अभी सर नीतीश सर भी बताए, खुदार सर भी बताए, सारे फैकल्टी जो ब्रिज के हैं वो ये बताए। ब्रिज इज द फिलिंग द गैप बिटवीन द टू एंड, तो दो एंड के बीच में गैप। तो वी आर ऑल्सो शेयरिंग द सेम इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, like interface is the mediary in between the processor and the particular devices which is connected with the particular processor. So before moving to the processor, you have to link up with the proper interface. So in Bridge we are giving the proper interface to the students, ताकि whatever speed of the processor and the peripheral we have, that speed should little bit maintain whenever the student switch to the processor. मेंटेन क्यों करेंगे सर, अपग्रेड करते हैं। हाँ, अपडेट। हम प्रोसेसर के स्पीड वन आ रहा है तो उसको हमको जो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है ड्यूअल कोर में भी, एक कोर टू डुओ में, हमको उसको अपग्रेड करना है। हाँ, बेसिकली they are already aware about the IT, but we just give them examples about various IT terminology जो डे बाय डे वो यूज कर रहे हैं। और अभी वो किसी हमारे संस्थान में एडमिशन लेंगे, BCA, BBA या किसी भी BSc IT, BCom, ये सारे कोर्सेस में वो IT को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन वो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअली IT है। बिकॉज वी जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन लाइक इन ट्रेडिशनल कॉमर्स जो आप देख रहे हैं, आप उस ट्रेडिशनल कॉमर्स से स्विच कर चुके हैं ई कॉमर्स में। नाउ यू हैव अ मोबाइल इन योर हैंड, नाउ दैट ई कॉमर्स इज स्विच टू द एम कॉमर्स, बट दैट स्विचिंग अगेन देयर इज अ सोशल कॉमर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, so that is the again there is a TV commerce, through television also commercial operation is generated. तो कॉमर्स और आर्ट साइंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अब केवल आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिजिटाइज्ड हो गया है, यानी हर जगह अब उस। हाँ, मैं हमेशा एक बात बच्चों को कहता हूं कि आप किसी भी कारोबार में हो, आप किसी भी बिजनेस में हो सकता है कि आपका बिजनेस आईटी का बिजनेस नहीं हो, लेकिन आईटी आपके बिजनेस में आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप कोई स्टार्टअप भी कर रहे हैं तो उसको ग्रो करने के लिए आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो यू मस्ट अवेयर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म्स की व्हाट टाइप्स ऑफ assistance you will get whenever you initiate any startup or any new scope in your life.
तो बिल्डिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेक्स्ट 3 years इन ब्रिज में जो है बिल्डिंग ब्लॉक सेट किया जाता है, ताकि नेक्स्ट 3 years जो स्टूडेंट किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होने के बाद जो पढ़ाई करे, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट का हम लोग ब्रिज में चेकआउट करते हैं वो है हेजिटेशन। तो अभी इंग्लिश में भी बताया गया, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट में हेजिटेशंस के लिए बहुत सारा वर्कआउट किया जाता है, बहुत सारा एक्टिविटीज कराया जाता है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको क्वेरी जनरेट करने में या डाउट जनरेट करने में सबसे ज्यादा हेजिटेशन होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अमित सर अभी यहाँ पे रेज कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन में मैं भूल गया कि ब्रिज कोर्स का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा ये होता है कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करना और स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनाना कि वो क्लासरूम में सवाल पूछे। और ये अचीवमेंट होती है कि ब्रिज में आप लोग बच्चों को तैयार कर देते हैं कि वो आपसे सवाल पूछते हैं। बिकॉज कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते हैं। अभी एक छात्र मुझे यहाँ वेटिंग रूम में दिख रहा है, एक्चुअल में ये मुझसे फेसबुक पर इसको अलाउ किया क्या नीरज? अभिनंदन यादव, ये हम लोग का स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट है किया हुआ है और वो फीडबैक स्टूडेंट था, मैंने उसे आउटसाइडर समझ करके अभी बाहर कर दिया है। नहीं सर, वो मगध का स्टूडेंट है अभिनंदन यादव। अभी उसने मैसेज किया था, मैंने वो इन्फोसिस में ज्वाइन किया है इसने, अभी सीनियर क्या पोस्ट में ज्वाइन किया है, सीनियर सिस्टम इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया है अभिनंदन यादव ने, और ये मुझसे आशीर्वाद ले रहा था। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुम अभी ज्वाइन करो, तुमको हम लिंक देते हैं, मैसेज दोबारा प्लीज कर दीजिए, तुम्हारे सारे गुरुजन मिल जाएंगे, सबसे आशीर्वाद ले लो। तो उसको अभी आता है तो मैं अलाउ कर दूंगा। हाँ, उसको मुझे लगा कोई इंक्वायरी है, बेसिकली आईटी जो मैं अलाउ कर देता हूँ। आईटी पेपर में वो हम लोग बेसिक आईटी जो बताते हैं उसमें उसको को रिलेट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन हैंडलिंग, बिकॉज वहां पर हम कोई बीसीए या बीएससी आईटी का सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं। जब सिलेबस डिस्कस होगा उसके पहले आप जो रियल लाइफ में जो सिचुएशन हैंडलिंग कर रहे हैं, वहां जो लॉजिकल एनहांसमेंट बेसिकली जो मैं आईटी को देखता हूं कि स्टूडेंट्स आईटी में अपना सारा हेजिटेशन से निकल जाए और कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ले, सो दैट बाद में वो टाइपिंग स्पीड डेवलप नहीं होगी, बाद में वो एक्सेल पे और वर्ड पे उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होंगे प्रेजेंटेशन बनाना, क्योंकि शुरुआत में ही वो पीपीटी आना चाहिए बनाना कि कैसे पीपीटी बनाना है, कैसे वो टाइपिंग की स्पीड आनी चाहिए, ये काम शुरुआत में अचीव कर लेना होता है। और आईटी के ब्रिज कोर्स में यही भूमिका है जो कि आप लोग निभा रहे हो अच्छे से। और अभिनंदन ये अभी मुझसे व्हाट्सएप पर मुझे अपने इन्फॉर्म किया था और मुझसे आशीर्वाद ले रहा था, तो मैंने इसको कहा कि बच्चे तुमको मैं तुम्हारे बाकी शिक्षकों से मिलने का भी अवसर दे देता हूं, क्योंकि हम लोग एक वेब मीटिंग में है, तो तुम आ जाओ। तो आई होप कि अभी इसका कनेक्शन लगता है हो ही रहा है बच्चे का। हो गया सर। हाउ आर यू अभिनंदन? फाइन सर, एवरीथिंग इज फाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई थिंक तुम्हारा 2016 कौन सा बैच था तुम्हारा? 2016 या 14-17। वेरी गुड, 14-17। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप सभी शिक्षकों को मैं बता करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभिनंदन ने चूंकि मुझे मैसेज किया और आशीर्वाद लिया, तो मैंने कहा कि बाकी सभी शिक्षकों से भी तुमको मिलने का अवसर दे देता हूं। हमारी एक मीटिंग चल रही है, उसको मैंने लिंक दे दिया, और पुदार सर को लगा कोई बाहरी व्यक्ति, उन्होंने एक बार उसको अलाउ नहीं किया, लेकिन हमारा स्टूडेंट अभिनंदन सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेना चाहता है। और अवसर ये है कि तुम कहाँ था, विप्रो में था, कहाँ था पहले? नहीं सर, पहले मैं सेमी टेकमेंट्स नोएडा में था, और 24 मई को कल मेरा इंफोसिस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ज्वाइनिंग। चलो, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन हमारी ओर से। कांग्रेचुलेशन, तुम अच्छा करो। इंफोसिस इज अ ग्रेट कंपनी and you will get great career over there, great learning experience over there, और तुम्हारे लाइफ में एक नए मुकाम, एक नए पड़ाव की शुरुआत होती है, एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है अभिनंदन, यहाँ से, है ना? that's great sir। हाँ, ऑब्वियसली। और जितने भी हमारे छात्र आज तक इंफोसिस में गए हैं, उन सभी लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है। निरंजन राज इंफोसिस में था और बता रहा था किस तरीके से वहां पर उसने क्लाउड टेक्नोलॉजी पे उसको काम करने का मौका मिला, और फिर बाद में चूंकि उसको एक स्टार्टअप से बहुत तगड़ा पैकेज मिल गया, तो उसने इंफोसिस छोड़कर, और वो इसीलिए मिला क्योंकि उसको इंफोसिस में क्लाउड में काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो अब तुमको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है? हाँ यस, अभी सब कुछ वर्क फ्रॉम होम ही है, कल वर्चुअल ज्वाइनिंग है, कल से स्टार्ट हो रहा है सर। वेरी गुड। तुम कहाँ रह रहे हो अभी?
अभी सर मैं बिहार अपने घर पे हूँ, दरभंगा में। दरभंगा और में तुम्हारा घर कहाँ है? कोसी नदी के किनारे, सहरसा के आसपास। मैंने कोशी के किनारे बाढ़ बाढ़ में घर तुम्हारा बसता है? नहीं सर, घर से पूरे पानी आ जाता है बिल्कुल, मतलब तो घर तो कोसी नदी से ऊपर बन गया, तो घर के आंगन में पानी नहीं आता है, नहीं तो नाव सब चलते रहता है। अभी भी सर पानी है, घर से निकलते हैं तो पानी ही है। ओहो। तो बताओ, ऐसे गांव का बच्चा जहां पर बाहर से हर समय पानी आ जाती है, वो बच्चा नारायण मूर्ति जी के इंफोसिस को ज्वाइन कर रहा है सीनियर सिस्टम इंजीनियर के रूप में, और तुम 14-17 में हमारे यहाँ बीसीए में थे कि बीएससीआईटी में थे? बीसीए में थे सर। अच्छा, तुम बीसीए में थे। हाँ, लेकिन या बीएससीआईटी के बच्चे भी काफी इंफोसिस और टीसीएस और विप्रो सब जगह गए। तो हाँ, तुम अपना तुम सिमेज में कैसे आ गया था? तुमको कैसे पता चला सिमेज के बारे में? सर एक्चुअली सिमेज में तो मैं 2014 में सर मैं इंटर पास आउट किया था, तो हाँ। उसके बाद मैंने नोएडा गया था हाँ। बीटेक करने के लिए। अच्छा। तो वहां सर मेरा पापा 2012 में ही नहीं रहे थे, तो भैया जो थे वो सारी चीज कर रहे थे, तो हम सर अकेले भटकते भटकते मैंने पटना पहुंच गया। तो बोरिंग रोड पे तो मैं सिमेज का पोस्टर लगा हुआ था सर, मैं ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। फिर मैंने शायद मेघा मैम या कोई सा रिसेप्शन पे बैठते थे, उसे मुझे याद भी नहीं है उस समय की कहानी। तो मैंने वहां पूछा और फॉर्म फिलअप करके दे दिया, उसके बाद मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद भैया को मैंने कॉल किया, ऐसे बात था, पटना में एक सिमेज कॉलेज है, वहाँ मतलब कम पैकेजेस में अवेलेबल है सारे कोर्सेज जो मैं चूज कर रहा हूँ। तो बोला ठीक है, तो फिर वहां से कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है सिमेज में, आप इतने तारीख को एडमिशन ले लीजिए। तो उसके बाद सर मैंने एडमिशन ली सिमेज में, और ब्रिज कोर्स में सर मैंने एडमिशन लिया था। अभी हम लोग ब्रिज की चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोग ब्रिज कोर्स देखो, हाँ। ब्रिज कोर्स गांव के भी लोगों को कितना मदद करता है और किस तरीके से इस बैकग्राउंड के लोगों के लिए एक मजबूत फाउंडेशन देता है, अभी हम उसकी जिक्र कर रहे थे। हाँ सर, ब्रिज कोर्स में मैंने एडमिशन लिया। ब्रिज कोर्स का तुमको कुछ याद है? जब ब्रिज कोर्स में पढ़ते थे कैसे तुम पढ़ाई हो रही थी उस समय? ब्रिज कोर्स का बताओ। हाँ सर, ब्रिज कोर्स में पढ़ाई हो रही थी सर, क्योंकि सर मैं गांव के आया हुआ था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या इंग्लिश बोलना है, कैसे क्या करना है, तो मैं सर डरा डरा हुआ सा रहता था। तो मुझे सर एक पहला क्लास से ज्यादा नीरज पोद्दार सर का, जो मुझे सर एक प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंस दिया था, मैं रोज खाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, वो सर मैंने पहले दिन खड़ा होकर मैंने बताया था, कि मैं नोट डाउन करके गया था और मैंने बताया था। तो सर वो वही सर मेरा टर्निंग पॉइंट था कि सर इंग्लिश में कुछ कर पाऊंगा। वहां से मैंने सर क्लास मोस्ट ऑफ अटेंडेड करते थे, क्योंकि सर कम्युनिकेशन स्किल उस समय भी मेरा कमजोर था, और अभी भी सर, तो अब तो सर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल कमजोर ही। भाई तुम इन्फोसिस में चले गए, तो उसके बाद फिर क्लासेस, जीवन में उसके बाद सर फिर हम लोग का बैच राजा पुल हुआ, और राजा पुल से कम्प्लेक्स हो गया, तो पूरी कोलारिया कम्प्लेक्स में नीरज पोद्दार सर, नीरज सर, अमित शुक्ला सर हम लोग को क्लास लेते थे। नहीं, बड़े बड़े बीटेक कॉलेज के बच्चे जो हैं वो लोग इन्फोसिस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर के जॉब को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको मिल नहीं पाती है। तो लगता है ये दरभंगा में अभी गांव से जुड़ रहे हैं अभिनंदन, नेटवर्क का थोड़ा। हाँ, और उसके बावजूद देखो कि छोटे गांव से आकर के ये बच्चा जो है किस तरीके से, मुझे बड़ी खुशी है इसको लेकर के। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। यस सर। हाँ, और ब्रिज कोर्स के बाद तुम्हारे को और क्या याद आता है बच्चे? सर ब्रिज कोर्स के बाद ये आता है सर होली मेला, जो हम लोग होली मेला किए थे। हाँ, दैट वाज अ यूनिक मॉडल जो कि सिमेज में होता था, बस वन डे बिजनेस। और पहला इंट्रोडक्शन आपके साथ हुआ था इंडक्शन में, जो हम लोग सिन्हा लाइब्रेरी में जो किए थे। वहाँ उसके बाद फिर एक कम्युनिकेशन फेस्ट। तो ये सब जो यादगार में, हम सूफी का प्रोग्राम जो हुआ था, हाँ यस सर, रहा होगा ये लड़का। या हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल, इनफैक्ट कुलड़िया का जो बैच था वो मेरे बहुत करीब था, सारे बच्चे अच्छा किए उस बैच के, ज्यादातर बच्चे अच्छी अच्छी कंपनियों में गए सर उस बैच में। हाँ, नीरज पोद्दार सर के साथ याद भी होगा सर, एमएसडी महावीर शिवम द्विवेदी हमारे ही बैच के थे। अच्छा। और आशीष कुशवाहा तो एमसीए कर रहा है। बढ़िया कहाँ है आशीष आजकल? वो हरिद्वार में सर एमसीए कंप्लीट कर रहा है, अगले साल एमसीए कंप्लीट हो जाएगा। और महावीर शिवम द्विवेदी सर वो एनआईटी में जॉब कर रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हारे बैच के काफी बच्चे लोग अच्छे जगह पे चले गए। हाँ सर, हमारे बैच के लगभग सब सर। बहुत अच्छा लगता है तुम लोग। कौन सा बैच है जिसके बच्चे अच्छे जगह पे नहीं गए? वेरी गुड। और ये देखो, ये वर्क फ्रॉम होम जो है ये बिहार के बच्चों के लिए एक वरदान है, क्योंकि जो था ना प्रॉब्लम की भाई बैंगलोर जाओ और वहां पर करो, वहां पे खर्च अधिक होता था, अब आपको वही पैकेज, इनफैक्ट ज्यादा पैकेज मिल रहा है, घर में काम कर रहे हैं, और आपकी जो आमदनी भी है वो अधिक है, बचत अधिक हो रही है,
और साथ ही साथ जो जॉब मिलने का जो मेरा जो एक अनुमान है कि जो मैं कई कंपनियों को बिहार बुलाने में मेहनत करता था, लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम के लिए जो इंटरव्यूज का जो लाइनअप है ऑनलाइन, ये मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया है। अब मैं हर एक कंपनी को अप्रोच कर पा रहा हूँ और वो एचआर को कन्विंस कर पा रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले लीजिए। क्योंकि पहले एक एचआर के लिए अपने बैंगलोर ऑफिस से निकल करके 2-3 दिन निकाल करके पटना आना और फिर यहाँ इंटरव्यू लेना एक बड़ा टास्क था। फिर भी विप्रो हर साल आती थी, टीसीएस हर साल आती थी, हमारे हर साल आई लगातार, लेकिन बहुत सारी कंपनियों को बुलाने में मुझे कठिनाई होती थी। बिहार कंपनी आना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऑनलाइन इंटरव्यू में कंपनी हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका देने को और तैयार हो गई है। तो ये बिहार के बच्चों के लिए एडवांटेज हो गया है सर। खास करके तो हम लोग जैसे स्टूडेंट को तो बहुत सारी वरदान ही साबित हुआ सर। मैं बताना चाहूंगा कि सर मेरे गांव में एक मैं ही पहला स्टूडेंट हूँ जो आईटी में हूँ, बाकी कोई एजुकेटेड ही नहीं है। कोई इंटर करके छोड़ दिया है, कोई 10th करके छोड़ दिया है। थोड़ा बच्चों को अवेयर बनाओ, थोड़ा बच्चों को अवेयर बनाओ, थोड़ा नई पीढ़ी को। बहुत जैसे सिमेज में जो नए स्टूडेंट आते हैं वो सब उनके बड़े भाइयों ने भेजे हैं। तो तुम्हारे गांव के जितने बच्चे 12th करके पढ़ाई छोड़ रहे हैं उनको बोलो कि पढ़ाई छोड़ने का नहीं है ना। हाँ, वो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, वो मैनेजमेंट पढ़ेंगे और लाइफ में सेट भी हो जाएंगे और घर परिवार को भी वो अपने रहन सहन को इम्प्रूव कर देंगे, है ना। तुमको अभी जो भी स्टार्टिंग पैकेज मिला है, आने वाले 4-5 सालों में वो, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो दुगना होगा, दुगने से ज्यादा हो जाएगा। सर अभी सर दुगुना दे रहा है सर। मैंने इंफोसिस का, मेरे पास ऑफर है एक नोएडा की कंपनी, वो दुगुने देने के लिए तैयार है कि मैं इतना दे रहा हूँ। कितना दे रहा है, कितना पैकेज दिया है? इंफोसिस अभी सर 6 दिया है मुझे, 6 लाख रुपए पर एनम का दिया है और तुमको 12 लाख का पैकेज अभी से मिल रहा है। हाँ 10 लाख के आसपास दूसरे कंपनी दे रहा है, लेकिन वो स्टार्टअप कंपनी है। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर बिहार। ठीक है, जब कोई कहता है ना कि बिहार के नौजवानों को इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, इस चिन्ह पे वोट लगाओ, किसी चिन्ह पर वोट लगा करके बिहार का नौजवान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। और अगर वो अपनी क्षमता को बढ़ा ले तो अभिनंदन यादव जो है, मैं इसको पॉलिटिकल मैसेज मत बनाना, ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं कि इस बच्चे ने पढ़ाई करी, अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया, स्किल्स को इम्प्रूव किया और आज ये अपने गांव का, एक ऐसे गांव का जहां पर आधे मतलब साल में आधे साल जो है वो जहाँ पानी रहता है, बाढ़ में डूबी रहती है, बाढ़ में डूबा रहता है, और उस गांव का ये अकेला बच्चा सेक्टर में जॉब कर रहा है और इन्फोसिस में जॉब कर रहा है। 6 लाख का पैकेज इसको ऑलरेडी मिल रहा है। और वैसे मैं तुमको बताऊं अभिनंदन, तुम ज्वाइन करो इन्फोसिस, तुम अभी काम करो वहां पर, लेकिन स्टार्टअप के जो ऑफर्स होते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि वो एक अच्छा स्टार्टअप हो, बड़ा स्टार्टअप हो, जैसे अभी मेरी रितेश से बात हो रही, रितेश मिश्रा के बारे में संजना मैम ने बताया था ना, तो रितेश ने एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप को ज्वाइन किया है। और स्टार्टअप्स के संग एडवांटेज ये होता है कि वो आपको सैलरी के साथ साथ कुछ स्टॉक ऑप्शंस भी देते हैं। और वो स्टॉक ऑप्शंस जो है वो अगर जब कल को आपका स्टार्टअप जब लिस्ट होता है, आईपीओ वगैरह आते हैं, तो फिर वो मतलब तुम फिर लाखों में नहीं डॉलर्स में, वो मिलियंस में चला जाता है पूरा मसला जो है, ठीक है ना। तो वहां पर स्टार्टअप का जो स्टोरी है उसमें मेहनत ज्यादा है, लेकिन उसकी तुलना में परिणाम भी ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। लेकिन कम से कम मिनिमम 3-4 साल अभी तुम इन्फोसिस में सीखो, काम को सीखो और कोशिश करो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करो, यानी कि आईओटी, थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस तरह की जो क्रिप्टो यानी कि जो ब्लॉकचेन, डिजिटल जो डिवीजन है इन्फोसिस का, अगर तुमको वहां पर मौका मिलेगा तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बहुत शुभकामनाएं। यस सर, अभी तो फिलहाल इन्फोसिस में फुल स्टैक डेवलपर वो हायर किया है मुझे। जैसे कि मैं तो जावा पे था, तभी मैं एंगुलर, रिएक्ट जेएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट सारी लैंग्वेज पे काम करता हूँ सर। तो इन्फोसिस मुझे फुल स्टैक हायर किया है। आई थिंक ये सब सुन करके सबसे अच्छा लग रहा होगा अमित सर को और लॉ सर को, है ना। यस सर, नहीं सभी को अच्छा लग रहा है सर। नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मतलब जिन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी पढ़ाई है और अगर स्टूडेंट को उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उसको उसके लाइफ में अचीवमेंट मिलती है तो एक बड़ा ही एम्पावरमेंट और एक ग्रेटिफिकेशन और एक मतलब लगता है कि भगवान जो है वो हम लोगों को ये एहसास दिला देता है कभी कभी कि जो काम कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हो और इस काम को आगे जारी रखने की प्रेरणा बढ़ जाती है ना। तो बहुत आशीर्वाद है अभिनंदन। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा। हाँ बेटा। सर अमित शुक्ला सर, नीरज सर, जो
हाँ सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, अमित शुक्ला सर, नीरज सर, जो भी बेस थ्योरी हम लोग को पढ़ाया गया था कोर्स लेवल पे, एक्स्ट्रा लेवल पे सर, वही थ्योरी नोएडा में मैंने ज्वाइन किया था ड्यूकेट, बिल्कुल एज अ सेम पढ़ाया गया। पर थोड़ी सी क्या हुआ, उसमें एक चैप्टर जो इंक्लूड किया गया था वो स्प्रिंग का इंक्लूड किया था, बाकी सारा चीज सर सिमिलर। उसके नेटवर्क में इशू आ रहा है, नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है। हाँ, लेकिन इसने बहुत सही बात कही। यही सेम फीडबैक हम लोग को बाकी बच्चों से भी मिला था कि जो पढ़ाई उनको सिमेज में मिल गई थी, बाद में विप्रो ने वही पढ़ाई उनको ट्रेनिंग दी थी। टीसीएस के बच्चों ने भी कहा कि सर टीसीएस में जो ट्रेनिंग हो रहा है वो हम लोग को पहले ही सिमेज में पढ़ाई हो चुकी थी। तो ये फीडबैक हम लोग को कई बार बच्चों से मिला है। अच्छा, वही सर मेरे साथ भी हुआ सर, जब मैंने टेकमेंट कंपनी एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया तो वो बोला कि ये करो, ये हम ट्रेनिंग करवाएंगे। तो बोले ये तो मैं ऑलरेडी पहले से ही करके आया हूँ। तो फिर वहां मुझे मल्टीपल टेक्नोलॉजी पे डाल दिया, ओपन एमआरएस फ्रेमवर्क, बामनी, आईओटी टेस्टवेयर, ये सब सारे इन्वेस्टिगेशन चीज वाले डाल दिया कि इन्वेस्टिगेशन करके मुझे दो। तो वहां भी परफॉर्मेंस मेरा गुड रहा था। लास्ट में कंपनी छोड़ ही नहीं रहा था, कह रहा था कि मैं आपको छोड़ूंगा ना, आप जो पैकेज दे रहा वही पैकेज आप यहीं ले लो, यहीं पे रुको। फिर मैंने बोला कि नहीं सर, इंफोसिस का ऑफर है, वहां जाके देखते हैं। नहीं, ब्रांड इंफोसिस का ब्रांड का ठप्पा लगना बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, वो तुमको बहुत काम आएगा। ठीक है ना, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और ये आज का जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको कॉलेज की वेबसाइट पर डाला जाएगा, ताकि जो सिमेज के जो दूसरे नए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी, वो भी तुमसे प्रेरणा ले। और एक दिन तुमको क्लास लेने के लिए ऑनलाइन में अपना टाइम देना होगा। जो सिमेज के बीसीए के नए स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सिमेज में फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, उन सभी बच्चों से तुम इंटरेक्शन करोगे, है ना? हाय संजना मैम। हेलो, हाउ आर यू? फाइन मैम। Great to join with starting with Infosys. Great. Yeah, I'm so happy because that this is a bigger company for me. Yes, exactly. All blessings and God bless and stay connected. Yeah. All the best. और लॉकडाउन खुलता है फिर तुम कॉलेज में आओगे। लॉकडाउन खुलने के बाद जब सामान हो जाती है, मैं तो इंतजार ही कर रहा हूँ कि लॉकडाउन कब खुले सर, मुझे तो आना है एक बार सिमेज। और वहाँ दरभंगा का बढ़िया मिठाई लेकर के आओगे, समझ गया? यस सर, अपने हाँ मम्मी के हाथ से बना के लेके आएंगे सर। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। तो ये इसी तरह से बच्चों के अनुभव जो होते हैं वो हमारे प्रेरणा देते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उत्साह का कारण होता है। चलिए, आज मुझे लगता है कि हमने बहुत सार्थक बातचीत करी है, और आप सभी शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो काम हम लोग कर रहे हैं उस काम को देखिए, इसी अभिनंदन के इस जो कन्वर्सेशन को याद रखिएगा। हर एक बच्चे को जब देखिएगा क्लासरूम में तो इमेजिन करिएगा कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो बच्चा ऐसे ही कभी आपको आकर के मिलेगा कि सर मेरा यहाँ हो गया। और जिस बच्चे को शायद कोई पढ़ाना नहीं चाहता हो कि भाई ये तो कैसे टेक्नोलॉजी सीखेगा, ये तो कैसे आईटी सेक्टर में जॉब करेगा, तो ये छोटे से गांव से आया हुआ जो स्टूडेंट जहाँ पर सड़क नहीं है, वो बच्चा आज एक बड़ी कंपनी में, इंफोसिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों के लिए काम करेगा। इंफोसिस में वो ग्लोबल कंपनियों के लिए वो उनको फुल स्टैक डेवलपर के रूप में वहां पे काम करेगा। दैट इज द अचीवमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। और थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।